चलिए ठीक। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हर्यक वंश को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हर्यक वंश के बाद अब हम लोग शिशुनाग वंश की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने कल ही बात कर लिया था कि शिशुनाग वंश का जो पहला शासक था वो शिशुनाग था। तो शिशुनाग जो है वो जो नागदशक था, इससे पिछले वाले वंश का हर्यक वंश का जो राजा था नागदशक, तो नागदशक का प्रधान सेनापति था। तो शिशुनाग वंश में सबसे पहले किसको हम लोग पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश में सबसे पहले हम लोग शिशुनाग को पढ़ेंगे। किसको? शिशुनाग को। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग को। तो शिशुनाग के बारे में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हर्यक वंश के अंतिम राजा किसका, हर्यक वंश का अंतिम राजा, हर्यक वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक नागदशक, नागदशक या दर्शक, दर्शक का प्रधान सेनापति था। क्या था? प्रधान सेनापति। कौन? ये शिशुनाग। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? नागदशक था। हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ लिया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो नागदशक था, जिसको पुराणों में दर्शक का नाम दिया गया है, उसका प्रधान सेनापति था ये शिशुनाग। तो क्या हुआ, नागदशक और मुंडक ये सब जो तीनों पुत्र थे, इसके उदयन के जो उत्तराधिकारी थे, उदयन के उत्तराधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन ठीक से चलाया नहीं जा सक रहा, मतलब चलाया नहीं जा रहा था। ये शासन प्रशासन ठीक से चला नहीं पा रहे थे। राज्य में कत्लेआम शुरू हो गया था, चोरियां हो रही थीं और बाकी सब अवैधानिक तरीके से ढेर सारे जो कार्य हैं, जो गैरकानूनी काम है, वो सारी चीज़ें हो रही थीं। जनता एकदम परेशान थी। तो जनता परेशान होकर क्या करती है, इनको नागदशक को गद्दी पर से उतार देती है विद्रोह करके। नागदशक को गद्दी पर से उतार के शिशुनाग नामक एक प्रधान सेनापति को, जो इसी नागदशक का सेनापति होता है, इसको गद्दी पर बैठाती है। तो अगर एक बात और बात करें शिशुनाग के बारे में, तो इतिहास में शिशुनाग ऐसा पहला राजा है जिसको जनता ने बैठाया गया, जनता द्वारा बैठाया गया है गद्दी पर। तो जनता द्वारा गद्दी पर बैठाया जाने वाला पहला शासक या पहला राजा जो है, पहला राजा शिशुनाग था। शिशुनाग है। अगर प्राचीन इतिहास या संपूर्ण भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में जनता द्वारा जो शासक बनाया गया शिशुनाग, वो पहला ऐसा शासक था जिसको जनता ने गद्दी पर बैठाया हो। इसके बाद इसके बारे में अगर हम जानें तो इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो अवंती की विजय है। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इसकी, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अवंती विजय। अवंती के राजा क्या थे? अवंती के राजा एक थे, हमने बताया था, पालक नाम के एक राजा थे अवंती के। इस पालक नाम के राजा ने क्या किया, पालक नाम के राजा ने
अपने गुप्तचर के माध्यम से इसके पिता नागदशक के पिता उदयन का हत्या करवा देता है। तो ये पालक जो है, पालक अवंती का राजा था। तो अवंती से जो इतने दिनों से जो युद्ध है या जो संघर्ष चला आ रहा था, तो इस संघर्ष को समाप्त करके मगध में मिलाने का काम किसने किया? तो ये मगध में मिलाने का काम अवंती को शिशुनाग ने किया था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती विजय थी, या ये कह लें कि अवंती को मगध में मिलाने वाला शासक शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग था। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि इसने क्या किया था, इसने अवंती को मगध में मिलाया। सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी यही थी कि इसने क्या किया, अवंती को मगध में मिलाया। इसने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को मगध को राजधानी बनाया। क्या किया, गिरिव्रज राजधानी तो था ही, इसने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो गिरिव्रज के अतिरिक्त, इसका मतलब ये है कि गिरिव्रज जो है वो इस समय राजधानी तो है ही है, लेकिन अतिरिक्त राजधानी एक है वैशाली। बाद में इसको मुख्य राजधानी बना दिया। बाद में वैशाली को प्रमुख राजधानी बनाया। प्रमुख राजधानी बनाया। तो ये चार चीज़ें हैं इसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश का पहला राजा होता है शिशुनाग, और इसने क्या किया कि इसने मगध में अवंती को मिलाया। सबसे बड़ी उपलब्धि, अगर आपसे ये सवाल अगर आपके सामने कभी आए कि अवंती को मगध में मिलाने वाला राजा कौन था, तो वो था शिशुनाग। तो शिशुनाग नाम का ये राजा जो है अवंती को मगध में मिलाता है। उसके बाद इसने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसने वैशाली को राजधानी बनाया, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि जो राजगृह है, राजगृह और पाटलिपुत्र, कौन कौन सा राजगृह, इसी को गिरिव्रज कहा जाता है राजगृह को। राजगृह और पाटलिपुत्र दो राजधानियां बताई जाती हैं मगध के बारे में, लेकिन कुछ समय के लिए वैशाली भी बनी थी मगध की राजधानी। वैशाली भी बना था मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी के रूप में वैशाली को चयनित करने वाला कौन व्यक्ति था, वो शिशुनाग वंश था। ठीक, तो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया गिरिव्रज के अतिरिक्त। कुछ समय तक गिरिव्रज और वैशाली दोनों राजधानी थी मगध की इसके शासनकाल में, और बाद में चलकर वैशाली को प्रमुख राजधानी बना देता है। जो प्रमुख राजधानी होता है वो मगध का, वो हो जाता है वैशाली। तो ये चार बातें हैं। और ये पहली बात जो है कि हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक जो है, नागदशक का प्रधान सेनापति था ये शिशुनाग। शिशुनाग सेनापति के पद पे था, किसके शासनकाल में, वो नागदशक के शासनकाल में, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था ये। उसके बाद जनता द्वारा गद्दी पर बैठाया जाने वाला पहला राजा कौन था, वो था शिशुनाग। इतनी बातें हो गई इसके बारे में। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो है, इसका उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवड़ है।
जो इसका उत्तराधिकारी है शिशुनाग का, उसको कालाशोक या काकवड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है इसका अगला राजा कालाशोक। कालाशोक, इसको पुराणों में काकवड़ भी कहा गया है। काकवड़, काकवड़ का अर्थ है काले जैसा, कौवा जैसा काला, कौवे जैसा काला। तो इसको पुराणों में काकवड़ भी कहा गया है। तो इसको पुराणों में क्या कहा गया है? काकवड़। तो कालाशोक जो है, कालाशोक किसका उत्तराधिकारी है? कालाशोक है उत्तराधिकारी शिशुनाग का। शिशुनाग का अगला शासक होता है, शिशुनाग वंश का अगला शासक शिशुनाग के बाद वो कालाशोक होता है, जिसको पुराणों में काकवड़ के नाम से जाना जाता है। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। हमने बताया कि पाटलिपुत्र को वो वैशाली बना दिया था राजधानी। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। तो इससे पहले जो इसके पिताजी थे, इसके पिताजी कौन थे? हमने बात किया इनके पिताजी के बारे में अभी अभी। इनके पिताजी थे शिशुनाग। शिशुनाग, इसने क्या किया? इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को राजधानी बनाया, ठीक, राजधानी बनाया। तो इससे क्या है? इससे पहले क्या था? इससे पहले राजगृह, राजगृह या गिरिव्रज, राजगृह या गिरिव्रज, गिरिव्रज प्लस वैशाली, कुछ समय के लिए ये दोनों राजधानी थी मगध का। मगध की राजधानी दोनों थी, लेकिन बाद में चल के फिर मुख्य राजधानी के रूप में वो क्या होता है, जब ये शिशुनाग जब गद्दी पे बैठता है तो दरअसल उस समय क्या था कि राजगृह या गिरिव्रज उसकी राजधानी होती है मगध की। तो कुछ समय के लिए वैशाली को भी से तात्पर्य है कि राजगृह तो राजधानी रहती ही रहती है, तो वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाता है। और फिर कुछ समय बीतता है तो क्या करता है, इसने राजगृह को राजधानी मतलब राजधानी से कैंसिल कर देता है और इसको वैशाली को इसने अपनी राजधानी बना लिया। तो इतनी बातें इसके पिताजी के बारे में है। जब कालाशोक आता है, जब काकवड़ आता है, तो इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। तो पाटलिपुत्र को पुनः इसने राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला जो व्यक्ति था दोबारा से, वो कौन था? कालाशोक था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाणभट्ट का हर्षचरित जो है, बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। ऐसी बातें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ऐसा साक्ष्य मिलता है बाणभट्ट नामक एक पुस्तक है, ये बुक है। बाणभट्ट नामक एक ग्रंथ है,
इस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। क्या कर दिया? महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर देता है। फिर अगला शासक कौन बनता है? नंद वंश का पहला राजा महापद्मानंद। तो ऐसी बात देखने को मिलती है हमें बाणभट्ट से। इसके बाद महाबोधि वंश जो एक जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, महाबोधि वंश से ये पता चलता है कि इसके कालाशोक की मृत्यु के बाद भी इसके 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। तो कालाशोक के 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के 10 पुत्रों ने मिलकर कितने? कालाशोक के 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक शासन किया। बारी बारी से 10 ने कुल मिला के 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया। ठीक, ऐसी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ऐसी जानकारी हमें मिलती है महाबोधि वंश से। महाबोधि वंश जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। कहाँ से मिलता है? महाबोधि वंश से। महाबोधि वंश ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महाबोधि वंश, जिससे ये पता चलता है कि कालाशोक या ये जो काकवर्ण हैं इनके 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक शासन किया। तो ये जानकारी हमें मिलती है महाबोधि वंश से। तो कालाशोक के 10 पुत्र थे, ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है? महाबोधि वंश से। महाबोधि वंश किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो इस बात को भी याद रखना ये उल्लेखनीय है कि ये कौन कौन से पुस्तक किस धर्म से है या किस पुस्तक को किसने लिखा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी मिलान करने के लिए परीक्षाओं में, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में या जो प्रतिद्वंदात्मक परीक्षाएं हैं इसमें पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये जो महाबोधि वंश है बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। तो महाबोधि वंश में ये बताया गया है कि कालाशोक या काकवर्ण के 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया। पुराणों में शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन या महानंदिन का उल्लेख मिलता है। पुराणों में शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन या महानंदिन का उल्लेख मिलता है। पुराणों में कालाशोक, पुराणों में कालाशोक पुराणों में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुई है हम लोगों से, इसको आप नोट करके पिछले क्लास के जो इससे पिछले या पिछले से पिछले कक्षा में शायद हुआ होगा। एक बात यहाँ पे बताया गया है
कि पुराणों के अनुसार उदयन के बाद नंदीवर्धन या महानंदिन राजा बने, ये बात वहाँ पे बताया गया था। किंतु परिशिष्ट वर्मन में बताया गया है कि उदयन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ऐसी बात वहाँ पे बताई गई थी। तो जो उदयन का उत्तराधिकारी कौन, यहाँ पे बताया गया था कि उदयन के उत्तराधिकारी कौन थे, नंदीवर्धन या महानंदिन। नंदीवर्धन और महानंदिन बताया गया है यहाँ पे, महानंदिन ये बताया गया है। और यहाँ पे कहा गया था कि ये पुराणों में ऐसी बात कही गई है, लेकिन ये बात यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो इस बात को आप सुधार लेंगे वहाँ पे, क्योंकि ऐसी जो पुराणों की बात जो कही गई है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है उदयन के बारे में, दरअसल उदयन के बारे में हमें नहीं बताना था कालाशोक के बारे में, वहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर हो गया। तो इसको सुधार कर आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे, ये 100% यही चीज़ है, ये सही है। वहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि उदयन का उत्तराधिकारी वहाँ यहाँ पे बताया गया था, हमने बताया था आपको कि पुराणों के अनुसार उदयन का जो उत्तराधिकारी है वो नंदीवर्धन और महानंदिन दो पुत्र मिलते हैं। और फिर परिशिष्ट वर्मन में इसके उत्तराधिकारी की चर्चा नहीं है उदयन की। ऐसी बात भी हुई थी कि परिशिष्ट वर्मन नाम का एक ग्रंथ है, परिशिष्ट वर्मन नाम के ग्रंथ में किस ग्रंथ में, परिशिष्ट वर्मन में उदयन के उत्तराधिकारी की चर्चा नहीं है। कहा गया है कि उदयन के कोई उत्तराधिकारी नहीं था परिशिष्ट वर्मन में, जबकि पुराणों में उदयन के 2 उत्तराधिकारियों का नाम मिलता है, नंदीवर्धन या महानंदिन। तो ये बात इस तरह से बताई गई थी वहाँ पे। तो वो जो पहली बात है कि परिशिष्ट वर्मन में ऐसा कहा गया है कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो बात वहाँ पे सही है। उसके बाद जो बताया गया कि इसके 3 पुत्र हैं, जो अंतिम वाला पुत्र था वो वही था नागदशक या दर्शक, तो वो सब बातें सही, बस इतना ये वाला बात यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि उदयन का उत्तराधिकारी जो है नंदीवर्धन और महानंदिन वाली बात। तो इसके यहाँ पे सुधार कर सकते हैं आप पीछे जाके, और यहाँ पे जो बात बताई गई है ये सही है। तो पुराणों में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन का उल्लेख मिलता है। तो महापद्मानंद ने क्या किया, महापद्मानंद ने कहा जाता है कि कालाशोक की हत्या नहीं की। महापद्मानंद ने इसका महानंदिन की हत्या की। नंदी इसके शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या करके इसने गद्दी हासिल किया। तो ये बात है। ये तो कहाँ बाणभट्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बाणभट्ट की बात हो रही है। बाणभट्ट में कहा गया है कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। ये बात कहाँ कही गई है, बाणभट्ट में। बाणभट्ट में कहा गया है कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी, ऐसी बात कही गई है बाणभट्ट में। लेकिन जब अंततः जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो महापद्मानंद है इसने हत्या किसकी की थी, तो इस महानंदिन नामक राजा की हत्या कर दी थी, जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, वो था महानंदिन, और महानंदिन की हत्या महापद्मानंद ने किया, और महापद्मानंद इसकी हत्या करके फिर नंद वंश की नींव डालता है। तो यहाँ पर ये शिशुनाग वंश भी हो जाता है समाप्त। तो 2 राजा प्रमुख थे, और इसके बाद इस प्रकार के जो 10 पुत्रों का नाम मिलता है, 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध होने के कारण ये परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें नहीं होती हैं। जो चीज़ जो देखने को मिलता है, जैसे बाणभट्ट कहा जा रहा है, ये दरअसल बाणभट्ट की बात है। बाणभट्ट नाम का एक पुस्तक है, उस पुस्तक की बात है कि महापद्मानंद ने अशोक की हत्या कर दी, इसकी कालाशोक की हत्या कर दी, ऐसा कहा जा रहा है बाणभट्ट में। लेकिन अंततः जो निष्कर्ष निकाला गया है, क्योंकि ये क्या कह रहा है,
10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक मगध की गद्दी पे शासन किया। इसके 10 पुत्रों ने, इसके मतलब कालाशोक के, ठीक है, या फिर ध्यान से सुनिए, कालाशोक के 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक शासन किया। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद, कालाशोक के बाद तो राजा नहीं बना होगा महापद्मानंद, ठीक। महापद्मानंद जो है वो कालाशोक के बाद ही तो राजा नहीं बना होगा। इसका मतलब कि ये बात यहाँ पे सरासर झूठ लिखा हुआ है कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या की। अगर महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या की होती तो कालाशोक के बाद ही ये शासन पे बैठ जाता, गद्दी पे बैठ जाता, ये शासन करना प्रारंभ कर देता कालाशोक के बाद ही। लेकिन क्या है कि 22 वर्षों तक मगध पर शासन करता है। महाबोधिवंश बौद्ध धर्म ग्रंथ कहता है, महाबोधिवंश, तो इसको जो है विद्वानों द्वारा इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, ठीक। इस बात को विद्वानों द्वारा ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, इसलिए ये बात कही जा रही है, क्योंकि इस महाबोधिवंश की बात को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब इस बात को माना जा रहा है कि इसके 10 पुत्रों ने शासन किया है। तो जब 10 पुत्रों ने शासन किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या नहीं की होगी। अगर महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या की होती तो कालाशोक के बाद ही ये शासन करने लगता, गद्दी पे बैठ जाता। इसके 10 पुत्र मिलकर 22 वर्षों तक और शासन नहीं करते। इसका मतलब इस 22 में से जो लास्ट वाला है उसकी हत्या की थी महापद्मानंद ने, ठीक। तो यहाँ तक बातें हो गई हैं। एक बार और आप याद रख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसको आप सुधार सकते हैं कि उदयन का उत्तराधिकारी जो है वो नंदीवर्धन और महानंदिन की बात वहाँ पे नहीं करना था यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वहीं पे वो बात हो गई थोड़ा सा पहले ही, तो उसको सुधार लीजिए। और ये जो दो बातें हैं, ये बातें दोनों कन्फ्यूज कर रही हैं ना, ये दोनों बातें कन्फ्यूज कर रही हैं कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। दूसरी बात यहाँ पे लिखा जा रहा है कि महापद्मानंद ने, जो पुराणों में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन महानंदिन का उल्लेख मिलता है, और इसी का हत्या करता है कौन? महापद्मानंद। महापद्मानंद द्वारा हत्या, तो महापद्मानंद द्वारा हत्या की जा रही है इसकी। तो ये दो एक दूसरे की विरोधी बातें हैं, तो जब एक दूसरे की विरोधी बातें हैं तो दोनों में ज़्यादा सटीक कौन है, तो उसको अगर हम देखें तो वो महाबोधिवंश की बात जो है वो ज़्यादा सटीक है, विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाणभट्ट में ये कहा गया कि महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या कर दी, ठीक। यहाँ तक अगर हम मान लें, बाणभट्ट की बात अगर मान लें, तो हमको इस बात को झुठलाना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर महापद्मानंद कालाशोक की हत्या किया होता, अगर सच में किया होता, तो कालाशोक के बाद ही शासन करता। इसके 22 पुत्र कहाँ से आ जाते शासन करने, मतलब 10 पुत्र कहाँ से आ जाते शासन करने, 22 साल तक इन्होंने शासन किया। तो ये बात इस हिसाब से गलत ठहराया जा रहा है, और इस बात को माना जा रहा है, महाबोधिवंश की बात को सत्य माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कालाशोक के 10 पुत्रों ने मिलकर, मतलब कालाशोक के 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक शासन किया। इस आधार पे, और फिर पुराणों में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की जानकारी मिलती है। तो इससे क्या है कि जो पुराण है, ये दो पुस्तक मिलके ये बात पुष्ट कर रहे हैं, पुराण और महाबोधिवंश। तो दो वोट मिल जा रहे हैं इसको, इस चीज़ को, इस बात को पुष्ट करने के लिए दो चीज़ें, दो प्रमाण मिल रहे हैं। एक तो ये कह रहा है कि पुराणों में शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? महानंदिन था। पुराणों में कहा गया है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन। अब क्या है कि महापद्मानंद किसकी हत्या कर सकता है? अंतिम राजा तो महानंदिन था, तो हत्या किसका कर सकता है महापद्मानंद? क्योंकि अगला शासक बनेगा नंद वंश का राजा महापद्मानंद। तो जब अगला राजा बनेगा तो इससे पिछले वाले राजवंश के अंतिम राजा का हत्या करेगा, समझ रहे हैं? पिछले वाले राजवंश के अंतिम राजा का हत्या करेगा। अब पिछले वाले राजवंश का अंतिम राजा पुराणों द्वारा कहा जा रहा है कि महानंदिन था, तो ये बात तो सही हो गई। दूसरी बात, ये बात भी कही जा रही है महाबोधिवंश द्वारा कि
कालाशोक के बाद इसके 10 पुत्रों ने मिलकर 22 वर्षों तक शासन किया। तो ये बात इस तरह से झूठ हो जा रही है कि कालाशोक की हत्या महापद्मनंद ने नहीं किया था। महापद्मनंद ने हत्या किया था महानंदीन का, क्योंकि कालाशोक की हत्या कर देता। आप समझ रहे हैं कि कालाशोक की हत्या अगर उसने किया होता तो यहीं से क्या करता, शासन करने लग जाता ये महापद्मानंद। 22 वर्ष तक इसके पुत्र जो है शासन नहीं करते। तो ये बात यहाँ तक स्पष्ट है। उसके बाद महानंदिन की हत्या करके या नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद क्या करता है, मगध की गद्दी पर आसीन होता है। और अगला जो वंश आता है सामने उभर कर, वो आता है नंद वंश। तो अगली क्लास हम लोग लेकर मिलेंगे नंद वंश के बारे में। फिर नंद वंश में महापद्मानंद और घृणानंद को हम लोग पढ़ेंगे।